हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल साइंस जेट। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि मोशन होता क्या है एंड व्हाट इज़ रेस्ट और व्हाट इज़ स्टेशनरी पोजीशन, और बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और फिर बात करेंगे हम आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। शुरू करते हैं कि मोशन होता क्या है। कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बताना है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सोचो कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये हमें बताने के लिए दो तरीके चाहिए। दो तरीके से हम बता सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, जिसमें से पहला तरीका क्या है कि आप समय देखो कि टाइम के साथ साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा है। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, ट्रेन खड़ी है। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है। अगर समय के साथ सपोज हमने मान लिया 10 बजे देखा, 10 बजे हमने देखा ये ट्रेन जस्ट, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरे सामने जस्ट ट्रेन खड़ी है, ठीक है। और 10:20 पर देखा कि ट्रेन यहाँ पहुँच गई। 10:20 पर ट्रेन यहाँ पहुँच गई 10:20 पे। तो इसका मतलब समय बीता, जैसे जैसे समय बीता ये ट्रेन की पोजीशन में चेंज आया। ट्रेन के पोजीशन में चेंज आने की वजह से हम बोलेंगे कि दैट ट्रेन इज इन मोशन। तो एक तरीका तो ये हो गया। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बताना है कि मोशन में है या नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व इट। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे भाई कि समय बीतने के साथ साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर समय बीतने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, वो जहां रखा हुआ था वहीं है, या कोई भी व्हीकल है जहां था वहीं पे रुका हुआ है, तो हम बोलेंगे कि उसके वो कंडीशन रेस्ट की है उसकी, और या स्टेशनरी पोजीशन में। तो स्टेशनरी पोजीशन बोले या रेस्ट बोले, बात एक ही है। दोनों का मतलब एक ही प्लेस पर रुका हुआ, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया जिसमें हम क्या करेंगे, समय देखेंगे कि समय के साथ साथ अगर उसके पोजीशन में परिवर्तन आता है तो इसका मतलब मोशन में है, और समय बीतने के साथ साथ अगर उसके पोजीशन में परिवर्तन नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि रेस्ट की कंडीशन में है। अच्छा, एक तरीका तो पता चल गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमने यही ट्रेन ले रखा है, यही ट्रेन ले रखा है, और यहाँ पे कोई एक पोल है, ठीक। इस पोल को हम मान लेते हैं कि इसी से हम लोग इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। भाई इसी से हम लोगों को ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना। देख रहे हैं कि अगर पोल के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि ट्रेन का इंजन, ये क्या है, ट्रेन का इंजन है। ट्रेन का इंजन पोल के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो एकदम सामने है। ट्रेन का इंजन जस्ट पोल के सामने है, और थोड़ी देर बाद हम लोग देख रहे हैं कि इस पोल के सामने ट्रेन का चौथा डिब्बा आ गया। तो इसका मतलब क्या कि इस पोल से हमने कंपेयर किया तो देखा कि स्टार्टिंग में इसके सामने ट्रेन का इंजन था, और उसके थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि उसका पिछला डिब्बा आ गया, चौथा डिब्बा आ गया उसके सामने। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन चेंज हुई है, तो हम बता देंगे कि हाँ ट्रेन इज इन मोशन, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पोल तो स्टेशनरी पोजीशन में है। तो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ट्रेन को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानेंगे। तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मोशन कर रहा है या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो दो तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं। अरे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि
ये एक ए है और एक ये बी है और एक ये सी, 3 लड़के हैं, ठीक है। ये सी क्या किया है कि इस ए को और बी को ट्रेन में छोड़ने गया, ठीक है। ये दोनों दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन से कहाँ जाना है इनको, दिल्ली जाना है, ठीक है। तो ये सी क्या किया है, सी इन दोनों को छोड़ने गया है दिल्ली, ठीक। ये दोनों ट्रेन में बैठ गए, एक ट्रेन में इधर बैठा हुआ है, ए इधर बैठा हुआ है और ट्रेन में बी इधर बैठा हुआ है, ठीक। दोनों ट्रेन में बैठे हुए, ए इधर बैठा है, बी इधर बैठा, और सी अभी प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा। सी किधर है, एट प्लेटफॉर्म, ठीक। एक बंदा डी है, डी यहां बैठा हुआ घर में। डी क्या करता है, सी को फोन करता है और सी से पूछता है कि ये बताओ ए कहाँ है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या कर, अगर मान लो डी ने पूछा सी से कि बताओ ए क्या कर रहा है, तो ये सी वाला क्या बोलेगा कि ए तो मोशन कर रहा है भाई, चल दिया है ट्रेन से, वो तो जा रहा है। सी क्या बोलेगा, ए जा रहा है ट्रेन से, ट्रेन में बैठ गया और ये जा रहा है, मतलब मोशन कर रहा है। तो सी तो यही बोलेगा ए को कि ए मोशन कर रहा है, ठीक। अच्छा, फिर डी ने जब बी को फोन लगाया तो बी से पूछा ये बताओ ए क्या कर रहा है, तो बी वाला क्या बोलेगा, ये तो बैठा हुआ है। बैठा हुआ का मतलब क्या कि रेस्ट कंडीशन में है, बैठा हुआ है एक जगह पे। तो दोनों को कंपेयर कर, दोनों का कंपैरिजन का तरीका अलग अलग था। सी ने क्या किया, सी इस ए को अपने रेस्पेक्ट में देख रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में इस ए की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ए मोशन में है। तो इसने डी को बताया कि ये तो मोशन में है, ये तो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बी से जब पूछा गया तो बी का कंपेयर करने का तरीका अलग था। इसने खुद को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना और ए को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, और दोनों की पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा था। तो बी ने बोला कि रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताना, उस ऑब्जेक्ट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लें, और जिससे कंपेयर करना उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लें। मान लें सीट नंबर 13 पर बैठा हुआ है, ये सीट नंबर 14 पर बैठा हुआ, ठीक है। दोनों के बी ने क्या किया, जब ए को ए के बारे में बताना था डी को, तो बी ने क्या किया, इसने खुद को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया और खुद के रेस्पेक्ट में देखा कि ए की पोजीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए रेस्ट में है। तो इसने इसको बताया क्या कि ए तो बैठा हुआ है मेरे सामने, इसका मतलब रेस्ट में। ये तो यही समझेगा ना कि रेस्ट में। लेकिन जब वही बात डी ने सी से पूछी थी तो सी ने क्या किया था, खुद को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, खुद को एक ऐसा पॉइंट माना और इसी से कंपैरिजन किया ए का कि भैया मेरे रेस्पेक्ट में तो ए की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये मोशन कर रहा है। तो इसने डी को क्या बोला था कि ये ए तो जा रहा है, मोशन कर रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं यही डी एक स्पेस में बंदा है, कहाँ है, स्पेस में, स्पेस में बैठा हुआ है। डी इसके पास सैटेलाइट फोन के जरिए इसको कांटेक्ट करता है, इससे पूछता है कि ये बताओ ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है। तो ये क्या बोलेगा कि सभी मोशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सबकी पोजीशन चेंज हो रही है, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या बोलेगा, ये ई क्या बोलेगा, ई बोलेगा कि तुम सभी मोशन कर रहे हो। मुझसे क्या पूछ रहे हो, सभी के सभी तो मोशन कर रहे हैं, कोई एक जगह पे थोड़े ना है। इसके कंपैरिजन का तरीका अलग था, इसने खुद को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना और बाकी सबको अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना और कंपैरिजन किया। तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सूर्य के किनारे किनारे रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे घूम रहे हैं। तो ये तो यही बोलेगा कि तुम सभी घूम रहे हो, कोई रेस्ट में नहीं है। तो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग था।
ठीक है, तो सबने अलग अलग बातें बताई, और किस लिए अलग अलग बातें बताई, क्योंकि उनके कंपैरिजन का तरीका अलग था। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, तो अभी बात क्लियर हुई कि अगर हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा मोशन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखें कि समय के साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है तो इसका मतलब मोशन में, और पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो इसका मतलब रेस्ट में। ठीक है, अच्छा, और दूसरा तरीका कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेस्ट और मोशन की। इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं कि देयर आर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ मोशन, और भी होते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है हम देखते हैं। पहला लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, an object is said to be in linear motion when it travel in a straight line direction। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, सपोज क्या है कि हमने क्या लिया, एक कार लिया, ठीक, और ये सीधा ऐसे रोड पर चल रहा है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो बोलेंगे कि दैट कार इज डूइंग लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर मोशन कर रहा है। अच्छा, जैसे ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, या ए ट्रेन इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, या आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो ऐसे रोल कर दो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कर रहा है तो बोलेंगे लीनियर मोशन है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखो जरा, बेसिकली सर्कुलर और रोटेशनल मोशन एक साथ आते हैं, तो एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेंगे और नोट्स में आपको बेसिकली एग्जाम्पल मिलेगा सर्कुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का, दोनों डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे रोटेशनल का तब तक डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। अच्छा, सर्कुलर मोशन क्या, सपोज क्या है कि हमने एक पत्थर लिया और एक धागे से उसको बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, या फिर ऐसे बोल दें कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ का रोटेशन है उसके एक्सिस पर, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। या एक थ्रेड से एक पत्थर बांध के ऐसे मोशन कराए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो भाई कि यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इस तरीके से मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट, तो बोलेंगे कि कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। अब इसके एक्सिस की बात करें कि ये जो पॉइंट है जहां पे हम धागे को पकड़ रखें, यहीं पे एक रॉड रखें, रॉड, या फिर एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द मोशन। जैसे अर्थ गोल सा है तो ये इसका एक्सिस ऑफ द मोशन, ये इसका एक्सिस हो गया, और इसी के अबाउट ऐसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ऐसे गोल गोल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि जैसे आपने एक क्लॉक देखा होगा पेंडुलम वाला, ऐसे नीचे एक रॉड लगी होगी या नीचे एक बॉब लगा होता है, ये ऐसे मोशन करता है, इधर एक बारी और फिर इधर एक बारी, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो इस टाइप का मोशन मतलब ए बी पॉइंट के बीच में ही ये मोशन करेगा, ऐसा नहीं है पूरा गोल की घूम के आए, ए बी पॉइंट के बीच में ये ऐसे मोशन करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, या इसी को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। बेसिकली ये आपको क्लॉक में देखने को मिल जाएगा, वॉल क्लॉक में, दीवार घड़ी जो होती है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो गए। अच्छा, मोशन को और भी डिफाइन किया गया है, तो मोशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखते हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अच्छा, सर्कुलर मोशन का तो हमने बताया, रोटेशनल का नहीं बताया, कि जैसे अर्थ
हमारी पृथ्वी सूर्य के किनारे चक्कर लगा रही है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ फैन रोटेशनल मोशन है, पंखे का घूमना रोटेशनल मोशन है, वो सर्कुलर मोशन के ही अंडर आएगा, इसलिए उसको अलग से नहीं ले रखा है कि रोटेशनल मोशन अलग से ले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और आता है एक मोशन को और भी क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। सपोज मान लेते हैं कि एक वही हमारी छोटी सी कार, एक कार है हमारे पास, ठीक है। अगर ये कार 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और 2 सेकंड में फिर 2 मीटर 3 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो देखो जरा टाइम इंटरवल देखो भाई, 1 से 2 सेकंड जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 1 मीटर। फिर 2 से 3 सेकंड जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड, और 2 से 3 मीटर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। फिर 4 सेकंड में ये चला 4 मीटर, 5 सेकंड में चला 5 मीटर, मतलब फिर 3 से 4 जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 4 से 5 जाने में 1 सेकंड, और 3 से 4 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। मतलब ये क्या कर रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब समझ रहे हो, दो टाइम के बीच का जो डिफरेंस है टाइम इंटरवल, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 2 सेकंड के बीच का डिफरेंस 1, 2 से 3 का बीच का डिफरेंस 1, 3 से 4 के बीच का डिफरेंस 1, मतलब टाइम इंटरवल सेम हो और सेम इक्वल टाइम इंटरवल्स में या सेम टाइम इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो बोलेंगे कि दैट कार इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन an object is said to be in uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे यहां हमने देखा कि हर सेकंड वो 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पहुंच गया, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, मतलब हर सेकंड वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, 1-1 मीटर जा रहा है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे चला जा रहा है। तो बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बार डेफिनेशन लिख ले, नोट डाउन कर ले, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। सपोज मान लेते यही कार थी हमारी, 1 सेकंड में गई 1 मीटर और 2 सेकंड में चली गई 3 मीटर, 3 सेकंड में चली गई 4 मीटर, 4 सेकंड में चली गई 6 मीटर, 5 सेकंड में चली गई 10 मीटर, ठीक है। मतलब देखो जरा टाइम इंटरवल हम क्या ले रहे हैं, टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं। 1 से 2 सेकंड टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। 2 से 3 सेकंड के बीच में इंटरवल गैप कितना, 1 सेकंड का। 3 से 4 के बीच का गैप 1 सेकंड। 4 से 5 के बीच का गैप 1 सेकंड। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल देखो जरा, 1 सेकंड में ये चली गई थी 1 मीटर, 2 सेकंड में चली गई 3 मीटर, तो डिफरेंस कितना आया, 2 मीटर का। मतलब इस दूसरे वाले सेकंड में ये चली है 2 मीटर। अच्छा यहाँ से देखेंगे जरा, यहाँ डिफरेंस कितना आया, 1 मीटर का। अच्छा यहाँ से डिफरेंस देखेंगे जरा, 2 मीटर का, और यहाँ से डिफरेंस देखेंगे कितना, 4 मीटर का। मतलब टाइम इंटरवल सेम है
टाइम इंटरवल हमने सेम ले रखा है 1-1 सेकंड, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिफरेंट है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, कैसा है, बराबर नहीं ना है, कभी 2 मीटर चल रहा, कभी 1 मीटर चल रहा, फिर 2 मीटर चल रहा, 4 मीटर चल रहा, इस तरीके से अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन in non-uniform motion when it travels unequal distance in equal interval of times। भाई टाइम इंटरवल हमारा बराबर रहना चाहिए, टाइम इंटरवल हमारा कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल अनइक्वल, तो हम बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा, तो बात हमारी क्या हो गई, मोशन के बारे में हमने बात किया कि एक बॉडी मोशन कर रही है तो कैसे डिफाइन करेंगे मोशन। समय बीतने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तभी बोलेंगे कि मोशन कर रहा है। और रेस्ट की कंडीशन बतानी होगी तो कैसे बताएंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम, मतलब उसकी पोजीशन में समय बीतने के साथ साथ उसके पोजीशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद से हमने बात की टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमने देखा लीनियर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो मोशन हमारा लीनियर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ऐसे मोशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। या रोटेशनल मोशन, जैसे फैन का मोशन, जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सब रोटेशनल मोशन की कैटेगरी में आएगा, सर्कुलर में ही जाएगा वो। नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे मोशन कर रहा हो, उसको बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो मोशन हमारा वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा या ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। उसके बाद से हमने बात करी कि मोशन को और भी दो टाइप्स में डिवाइड किया है। भाई अलग अलग किताबें अलग अलग बातें कहती हैं तो हम सबको लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जल्दी से डिफाइन करते हैं, जल्दी याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा, जल्दी डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। An object is said to be in uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time. Simple. Non-uniform define करना होगा तो an object is said to be in non-uniform motion when it travels unequal distance in equal interval of time. Simple सा definition है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले रखा कि 1 सेकंड में गया 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में गया 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में गया 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो साइंस में बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया। भाई बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और सबके बारे में एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो क्या किया गया, उनको जो है 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। हमें बात करनी है स्केलर क्वांटिटीज की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, magnitude only are known as physical quantities. Example देख लेते हैं,
जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड, वर्क, बहुत सारी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो या जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू केवल आती हो। जैसे आपसे पूछा गया कि आप स्कूल से घर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गए हो, तो आप जानते हो कि आपके घर से स्कूल की दूरी अगर 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो आप उसको क्या बोलोगे? 10 किलोमीटर। तो वो जो आपने 10 बोला ना, 10 किलोमीटर, तो ये जो आपने 10 बोला इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना होता है कि हमें डिस्टेंस बताना, तो सीधा हम न्यूमेरिकल वैल्यू बता देंगे, भाई 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर गए, और कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालनी होती है। जिसको भी बताएंगे समझ जाएगा कि हाँ डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा, बहुत सारी आगे हैं। सबके बारे में हम बात करेंगे आगे, जैसे जैसे आएगा हम बताते रहेंगे कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर। और पढ़ने के बाद आप खुद भी बताने लायक हो जाओगे, आप खुद ही बता दोगे कि कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो चलो जरा नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ which have magnitude as well as direction are known as vector quantities. एग्जाम्पल में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और भी बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी हमें बताना पड़े और उसके डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और भी बहुत सारी। तो एक एक करके जब हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो दोनों के बारे में बात जब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्यों इसको स्केलर बोल रहे हैं, इसको क्यों वेक्टर बोल रहे हैं, स्पीड को क्यों स्केलर बोलते हैं, वेलोसिटी को क्यों वेक्टर बोलते हैं, वर्क को स्केलर बोलते हैं, फोर्स को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी बस आप इतना याद रखो, डेफिनेशन याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें क्लियर कर देंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि स्केलर क्वांटिटीज कौन है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन है। अभी आप केवल डेफिनेशन याद रखो कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब उसका हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े। सपोज मान लेते हैं कि शॉर्टकट डिस्टेंस जो होता है, सपोज मान लेते हैं कि हमें यहाँ ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, हमें बी पॉइंट तक जाना है और रास्ता ऐसा है, हम ऐसे गए, तो जो रास्ते की वास्तविक दूरी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो एक्चुअल लेंथ है वही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा, एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। तो हमें क्या करना होता है? सपोज मान लेते हैं कि ऐसे गए 15 किलोमीटर, हमें ऐसे रास्ते पे चलना पड़ा, तब हम बी पॉइंट पर पहुंचे। जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां हमारी जर्नी खत्म होती है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया कि ए पोजीशन से हम अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, ए पोजीशन से ऐसे ऐसे रास्ता था गांव वाला, हम यहाँ पहुंचे बी पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए। तो जो रास्ते की वास्तविक दूरी थी
दैट वाज 15 किलोमीटर। जी हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा हमसे पूछेगा कि भैया कितना दूर आप कितनी दूर से आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 15 किलोमीटर से आए हैं। बस उसको 15 बताएंगे, समझ जाएगा कि ये रास्ते की दूरी बता रहे हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, हम यहीं पे खड़े थे, ठीक है, ये पूरा एकदम खेत है, पूरा खेत। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ए से बी पर पहुंच जाएं, और हमने यहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि भैया हमको यहाँ इस बी पॉइंट पर जाना, हमको कोई रास्ता बताओ जो बहुत ही आसान हो, बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ हमसे पूछा तो वो क्या बोला, उसने हाथ दिखाते हुए बोला, यार ऐसे बोलेगा ना, उससे पूछे कि भैया जाना है, सपोज मान लेते हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो वो बोलेगा यहाँ से खड़ा होकर ऐसे चल जा भैया, ऐसे ही चले जाइए, आप पहुँच जाएंगे 10 किलोमीटर ही आपको लगेगा, आप पहुँच जाएंगे बी पॉइंट पर। तो उसने क्या बताया, शॉर्टकट डिस्टेंस बताया यहाँ से यहाँ जाने का। और जब भी शॉर्टकट डिस्टेंस बताएगा वो, तो साथ में डायरेक्शन इंक्लूड करके बताएगा। वो बताएगा ऐसे कि ए से बी आपको जाना, बस यही गांव सीधा दिख रहा है, आप बस 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चले जाइए, पहुंच जाएंगे, या 5 किलोमीटर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाइए, पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम पैदल ही चले आए, भाई हमारा काम 5 किलोमीटर में हो गया, इसी डायरेक्शन में चले आए। तो ये जो होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज कोई भी व्यक्ति जो यहाँ खड़ा होकर शॉर्टकट बताएगा, वो साथ में डायरेक्शन भी बताएगा कि 5 किलोमीटर हई से चले जाइए, 5 किलोमीटर होई से चले जाइए, ठीक है। तो डायरेक्शन साथ में इंक्लूड करके बताएगा। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भी सारी क्वांटिटीज आएंगी, हम एक एक करके बारे में फिर से बताएंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे और भी टर्म्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड लेक्चर्स हमारे 3 अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर, आप सर्च कर लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर बाय प्रवीण सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके उसको भी देखें, और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कंटिन्यूअसली बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिर 2 दिन में आ जाएगा आपके पास में, कंटिन्यूअसली वीडियो, ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें साइंस जेट यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।